नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड पर। साथियों, आज से हम सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा आयोजित किए गए जितने भी पुराने पेपर हैं, उनकी एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। पुराने पेपरों के एनालिसिस से हमें पता चल जाता है कि आगे आने वाले पेपरों में किस प्रकार के प्रश्नों की संभावना रहेगी। ठीक है, और इसी श्रृंखला में आज हम शुरुआत करें कि ग्राम विकास अधिकारी जो मुख्य परीक्षा हुई थी 9 जुलाई 2022 को, इस पेपर से हम शुरुआत कर रहे हैं। इस पेपर में हम आज सिर्फ जीके वाले सेक्शन को ही कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में दूसरे वीडियो में हम जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस वगैरह जो दूसरा पार्ट है उनकी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, 89% देखिए, यहाँ से हमारे जीके वाले सेक्शन की शुरुआत होती है। 89% जो है इसमें ये पूछ रहे हैं कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है। जुलाई, अगस्त, अप्रैल और मई, सितंबर और अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा? दिसंबर और जनवरी। दोस्तों, जो पश्चिमी विक्षोभ रिलेटेड हर एग्जाम में लगभग एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले है कि पश्चिमी भारत में शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किससे होती है? वो होती है पश्चिमी विक्षोभों से। दूसरा प्रश्न कि ये विक्षोभ कहाँ से क्रिएट होते हैं? ये भूमध्य सागर से क्रिएट होते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न कि जो शीतकाल में पश्चिमी भारत में वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। और मावट किस फसल के लिए लाभदायक है? वो रबी की फसल के लिए, जिसमें मुख्यतः सरसों, चना और गेहूं के फसलों के लिए लाभदायक है। और इनको क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। और यह मुख्यतः दिसंबर और जनवरी में होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन। जुलाई अगस्त इसमें जो ऑप्शन है वो तो क्या है? हमारा मानसून का आगमन का काल कहलाता है। और सितंबर और अक्टूबर है, यह मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहलाता है। खैर, आगे चलें दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये क्या पूछ रहे हैं? मरु विकास कार्यक्रम। लगभग हर एग्जाम में एक दो स्थानीय कार्यक्रम के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन है हमारे 1974-75, दूसरा है 77-78, तीसरा है 81-82 और चौथा है 1999। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1977 और 78। कौन सा है कार्यक्रम? मरु विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसमें मरु विकास कार्यक्रम में 1999 से केंद्र और राज्य का जो वित्तीय अनुपात है वो 75-25 कर दिया गया है। इसके अलावा 2-3 आपको कार्यक्रम और बता देता हूँ, जैसे कि सूखा संभावित कार्यक्रम 1974-75, अरावली वन रोपण परियोजना 1992-93, मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम 1999-2000 और ऑपरेशन खेजड़ा 1991। ये 4-5% मैंने एक्स्ट्रा बता दिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमने सुमेलित करना है। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि बरखान क्या चीज़ है? तो जो पश्चिमी जो रेगिस्तान है इसमें जो पाए जाने वाले रेत की टीले हैं उनको क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। तो पहले में हमारा कौन सा हो गया? बरखान में हो गया हमारा बालू का स्तूप। ठीक है, और ये क्या है कि एक प्रश्न और बनता है कि सर्वाधिक विनाशकारी और गतिशील स्तूप कौन से है? वो बरखानी है। एक प्रश्न और आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में किस प्रकार के सर्वाधिक स्तूप पाए जाते हैं? वो है पैराबोलिक। चलो दूसरा ऑप्शन हमारा कि लाठी श्रृंखला या लाठी सीरीज क्या है? तो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में जो एक भूगर्भिक जल पट्टी पाई जाती है, बताया जाता है कि वहाँ पे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष आज भी है। उस जल पट्टी को हम क्या कहते हैं? लाठी सीरीज कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन क्या कह रहा है? ये बी ऑप्शन में डी यानी कि भूगर्भिक जल पट्टी बता रहा है। तीसरा कि इंसेलबर्ग से कहते हैं, तो आबू पर्वत खंड को क्या कहा गया है? इंसेलबर्ग का उदाहरण माना जाता है ये। और चौथा है कि पलाया क्या चीज़ है? जो पश्चिमी रेगिस्तानी जो दोहरे होते हैं उनके बीच में जो वर्षा का अस्थायी जल इकट्ठा हो जाता है और खारे पानी की अस्थायी झीलें बन जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? 3। ठीक है, तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है इसमें। 91 में ऑप्शन हमारा डी सेट बैठ रहा है। कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलें साथियों। क्वेश्चन नंबर 92
कि सिरोही पाली जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है और भारत को कितने 15 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सिरोही पाली और जालौर किस खंड के अंतर्गत आते हैं, तो ये है सेकंड बी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत है, सेकंड बी के अंतर्गत। आपको एक दो प्रश्न और ध्यान रखने हैं कि सबसे बड़ा जलवायु कृषि प्रदेश कौन सा है राजस्थान का, तो वो है फर्स्ट सी। सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड की बात करें तो वो है फर्स्ट सी। ये कौन सा है, जैसलमेर, बीकानेर और चूरू वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, फर्स्ट सी कहलाता है। दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो वो है 4B। ये दोनों प्रश्न भी आपको ध्यान रखने हैं। 4B, यह जो दक्षिण राजस्थान वाला क्षेत्र है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला, ये 4B कहलाता है। चलो आगे चले दोस्तों। हमारा 93% क्या पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि सुमेलित पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, तो नहीं या असत्य आदि कथनों का आपका विशेष ख्याल रखना है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि वागड़ क्षेत्र किसे कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा को बिल्कुल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है कि भोमट प्रतापगढ़ और चित्तौड़, नहीं ये हमारा सही नहीं है। खैर भोमट किसको कहते हैं, जो उदयपुर है, सिरोही और डूंगरपुर वाला एरिया है उसको क्या कहते हैं, भोमट कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट और है कौन सा कि हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये भी सही है। तो हमारे यहाँ पे कथन कौन सा हो गया, इन्होंने असुमेलित पूछा है, तो ये हमारा होगा सी। तो इसका मतलब भोमट कहाँ पे है, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। यहाँ पे आपको दो प्रश्न और ध्यान रखने हैं कि एक बोराट कहाँ पे है, तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, बोराट कहलाता है। ठीक है, और एक और प्रश्न आता है कि उपरमाल का पठार, ये दोनों पठार तो बार बार पूछे जाते हैं। तो उपरमाल का पठार कहाँ पे है, बेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया का क्षेत्र क्या कहलाता है, उपरमाल का पठार कहलाता है। चलो आगे चलते हैं साथियों। प्रश्न हमारा कौन सा 94, कौन सा कथन असत्य, फिर ये क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है कि शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। बिल्कुल, जो सागवान वन है राजस्थान के कहाँ पे है, दक्षिण में ही पाए जाते हैं। ये कथन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट पूछ रहा है मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़ और सिरोही जिलों में पाए जाते हैं। बिल्कुल, जो पतझड़ वाले भाग है ये उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में या सिरोही वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है बी भी हमारा सही हो गया। तीसरा ऑप्शन हमारा कि उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन अबू पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। सदाबहार वन राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, अबू पर्वतीय क्षेत्र में। ये भी कथन हमारा सत्य है। चौथा कथन में क्या बता रहा है कि उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, कौन से पूछ रहा है, कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में। यह कथन बिल्कुल गलत है। पूर्वी राजस्थान में अच्छी खासी मात्रा में जल की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये कांटेदार तो हो नहीं सकते। कांटेदार कहाँ पे, हमारे पश्चिमी राजस्थान में। तो हमारा प्रश्न ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। चलो आगे चलते हैं साथियों। प्रश्न हमारा 95 कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधि या पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। तो 5 जुलाई 2021 को एक परियोजना शुरू की गई थी जिसका नाम है घर घर औषधि योजना। इसमें कुल कितने पौधे थे, 4 पौधे थे, जिसमें था अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय और कालमेघ। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है। इसमें मूसली नहीं है, मूसली की जगह हम क्या कर सकते हैं, तुलसी कर सकते हैं। ये 4 पौधे शामिल थे। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न 96 कि मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसोल मृदा पाई जाती है। कौन सी पूछ रही है, अल्फीसोल मृदा। अमेरिकी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 5 मृदा क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी कि राजस्थान में कितनी मृदाएं बताई गई है, 5 प्रकार की मृदाएं बताई गई है। जैसे कि एंटीसोल है, इंसेप्टिसोल है, अल्फीसोल है, बर्टिसोल है और एरिडोसोल है। इसमें से ये पूछ रहा है कि अल्फीसोल मृदा कहाँ पे है। तो अल्फीसोल मृदा की जो मैदानी भाग होता है वहाँ पे पाई जाती है। कहाँ पर, मैदानी भाग। तो निम्न में से ये जो जिलों का जोड़ा है इसमें कौन सा मैदानी भाग में है। पहला ही ऑप्शन हमारा सेट हो रहा है कि जयपुर, अलवर और कोटा, यहाँ पे कौन सी पाई जाती है, ये अल्फीसोल मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये वर्ल्ड जियोग्राफी के 1-2 प्रश्न है कि ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है, यानी कहाँ पे है ग्रेट आर्टिसियन बेसिन। पहले तो हम देख लेते हैं क्या है ग्रेट आर्टिसियन बेसिन, कि जो भूगर्भ में जो जल के विशाल स्रोत होते हैं और वहाँ ऊपर से जब भूगर्भ की जब पट्टी तोड़ते हैं तो या फिर हम खनन करते हैं या कुओं के माध्यम से खुदाई करते हैं तो स्वतः पानी ऊपर आने लगता है।
तो ये इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ग्रेट आर्टिशियन बेसिन कहा जाता है, और इन कुओं को आर्टिशियन कुएं भी कहा जाता है। यह पूरे विश्व में सर्वाधिक कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। चलो आगे बढ़े। 98% हमारा है कि अंतः सागरीय कैनियन अवस्थित है। अंतः सागरीय कैनियन की बात करें तो ये मुख्यतः महासागरीय मगन तटों पर भी पाए जाते हैं और महासागरीय ढालों पर भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन दोनों अलग अलग होने की वजह से बोर्ड ने इसको क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फन्नाफुटी है, यानी कि फन्नाफुटी क्या चीज़ है, एक टर्म है। तो कि ऑप्शन हमारे पास जापान में एक नदी है, जापान में एक झील का नाम है, यह एक प्रवाल द्वीप है, और यह एक तुवालू की मुद्रा है। तो फनाफुटी क्या चीज़ है, यह एक प्रवाल द्वीप है कि वास्तव में ये ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी क्षेत्र है, प्रशांत महासागर क्षेत्र है, वहाँ पे एक द्वीप बना हुआ है। उस द्वीप पे तुवालू की राजधानी स्थित है, और वह किससे बना हुआ है, प्रवाल द्वीप, प्रवालों से निर्मित है, इसलिए फनाफुटी क्या एक प्रवाल द्वीप है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछ रहे हैं कि राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। सीधी सी बात ये पूछ रहा है कि जो हमारा रेगिस्तान है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। ये देखो राजस्थान का मानचित्र, और यहाँ पे हमारी क्या है, अरावली पर्वतमाला। तो ये जो पश्चिम वाला क्षेत्र है इसको हम क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं, और इस मरुस्थल को भी हम दो भागों में बांटे हैं। जैसे ये वाला भाग है शुष्क और ये वाला भाग है अर्धशुष्क। जो शुष्क और अर्धशुष्क को जो बांटने वाली समवर्षा रेखा है वो कौन सी है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और लेकिन राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली रेखा जो कहाँ से गुजरती है, अरावली के समानांतर गुजरती है, वो कौन सी है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, तो राजस्थान को तो कौन सी बांटती है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और मरुस्थल को दो भागों में कौन सी बांटती है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया सही, डी ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और आपको ध्यान रखना साथियों, अगर सेंटीमीटर की जगह अगर मिलीमीटर में पूछ लेता है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि मरुस्थल पूछे तो हम 25 की जगह 250 मिलीमीटर, और राजस्थान को दो भागों में बांटने पूछता है तो 50 सेंटीमीटर की जगह 500 मिलीमीटर आंसर कर देंगे। ऐसा प्रश्न भी पूछा गया, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन पानी की झील नहीं है। नमकीन नहीं है इसके मतलब मीठे पानी की झील हमारी कौन सी है। पहला ऑप्शन है कावोद, बिल्कुल ये नमकीन पानी की है। दूसरा कि कावोद कहाँ पे है, जैसलमेर है। दूसरी डीडवाना नागौर, ये भी खारे पानी की है। तीसरी रेवासा सीकर, ये भी खारे पानी की है। लेकिन ये जो चौथी झील है जेत सागर, ये कैसी है, मीठे पानी की झील है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, जेत सागर है। ये जेत सागर झील है कहाँ पर, बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर भूमि है। रामसर इसे और क्या बोल सकते हैं, जो वेटलैंड भूमि है, आर्द्र भूमि है। तो ये पूछ रहा है सर्वाधिक कहाँ पर है। जब हमारा एग्जाम हुआ था उस टाइम इसमें कहाँ पे थी, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में थे। लेकिन हाल ही में कुछ और रामसर भूमि घोषित की गई है भारत में। तो टोटल वर्तमान में कितनी हो गई है, 75 रामसर साइट हो गई है। कितनी, 75। तो सर्वाधिक अभी कहाँ पे हो गई है, तमिलनाडु में हो गई है। ये कब कितनी हो गई, 14। और 2 नंबर पे हमारा कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, और उसमें कितनी हो गई है, 10। ठीक है, जब एग्जाम हुआ था उस समय कितने कहाँ थी, उत्तर प्रदेश में थी। लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। यह रामसर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था भाई, ईरान में हुआ था 1971 में। कब हुआ था, 1971 में। लेकिन यह पूरी तरह से लागू हुआ था 1975 में। ठीक है, और भारत इसका पूर्ण रूप से सदस्य कब बना था, 1982 में भारत इसका सदस्य बन गया था 1 फरवरी को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत में तो टोटल कितने हैं, 75 है। लेकिन राजस्थान में कितनी रामसर भूमि है, तो राजस्थान में कुल 2 रामसर भूमि है, 2 वेटलैंड है। पहला तो हमारा कौन सा है, केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर, इसको कब बनाया गया था भाई, 1981 में बनाया गया। और दूसरा हमारा कौन सा है, सांबर झील, तो इसको कब बनाया गया था, 1990 में। चलो साथियों, 5-7 फैक्ट आपके पास हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 133। ये भी विश्व के जो औद्योगिक क्षेत्र है उनसे पूछा गया कि डेट्राइट सिटी, जो डेट्राइट सिटी यूएसए में है, ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसमें ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है। पहला कि ऑप्शन देखें, ये 2 से संबंधित है। और दूसरा कि शेफील्ड, ये कहाँ पे है, शेफील्ड है इंग्लैंड में। और ये किसके लिए फेमस है,
कटलरी के लिए। किसके लिए? कटलरी के लिए। हमारे पास ऑप्शन हो गया, पहले में बी हो गया और दूसरे में क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया। तीसरा देखते हैं, लॉस एंजल्स, ये भी कहाँ पे है? यूएसए में, और ये किसके लिए फेमस है? फिल्म के लिए। तो तीसरा ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? सी। और चौथा शहर है मुल्तान, जो पाकिस्तान में स्थित है, ये मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा चौथा ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन हो गया बी, ए, सी, डी। कौन सा सेट हो रहा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट चले, शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? क्या पूछ रहा है कि शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति है? तो ये भाबर है। कौन सी है? भाबर है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा ये जो हिमालय पर्वतमाला है या फिर कोई भी पर्वतमाला है, उसके जो बिल्कुल एकदम पर्वतपदीय क्षेत्र में जो बड़े बड़े पत्थर वाली भूमि होती है, उसका हम क्या नाम देते हैं? उसका नाम देते हैं भाबर। क्या नाम देते हैं? भाबर। यहाँ पे नदियाँ क्या है? लुप्त अवस्था में चलती हैं, बड़े बड़े पत्थरों के मध्य से पानी गुजरता है, इसलिए नदियाँ नहीं दिखती हैं। जब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ के ये जलधाराएँ वापस मिलने लगती है, एक दलदली भूमि का निर्माण कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र बोलते हैं। जब ये तराई क्षेत्र और आगे बढ़ता है और जहाँ पे प्राचीन काल से मिट्टियाँ जमा हो रही है और जो अभी वर्तमान में पुरानी हो गई है, थोड़ी अनउपजाऊ हो गई है, उसे हम क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं। क्या? बांगर बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद में जो नीचे का एरिया होता है, जहाँ पे वर्तमान में बाढ़ के द्वारा यानी प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा नई मिट्टियाँ बिछाई जाती है, जो उपजाऊ होती है, उसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और जब ये नदियाँ अंत में महासागर में गिरती हैं, तो ऐसे जब महासागर में गिरती है तब ये क्या करते हैं? वहाँ पे समुद्र में एक डेल्टा का निर्माण करती है। तो हमारा चौथा पांचवा भाग कौन सा हो गया? डेल्टा हो गया। ठीक है, इसका क्रम आपको ध्यान में रखना है। पहला कौन सा है? बाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, चौथा खादर और पांचवा कौन सा? डेल्टा। एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे है? वह है सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करी है? तो ये हमारा राजस्थान का मैप है और 4 नदियाँ दे रखी है। सबसे पहले चंबल की बात करें तो जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकल के ऐसे उत्तर प्रदेश में चली जाती है। दूसरी माही पूछ रहे हैं तो ये धार जिला मध्य प्रदेश से निकल के ऐसे गुजरात में चली जाती है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास घग्गर नदी है, ये शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकल के ऐसे पंजाब में पाकिस्तान में चली जाती है। और एक और है कांतली नदी, ये खंडेला की पहाड़ी से निकल के यहाँ पे चूरू की सीमा पे ख़त्म हो जाती है, यहाँ झुंझुनू के और चूरू की सीमा पे। तो इन चारों में देखें कि कौन सी नदी उत्तर से प्रवेश करी है, तो वो है हमारी घग्गर नदी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 106 कि अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? तो अभी दोस्तों मैंने बहुत सारे आपको बताया कि स्थानीय कार्यक्रम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरावली वनीकरण परियोजना कब शुरू हुई थी? 1992-93 में। कब हुई थी? 1992-93 में शुरू हुई थी। और इसमें कुल कितने ज़िले शामिल हैं? 10 ज़िले शामिल है। कौन कितने ज़िले? 10 ज़िले। एक बार नाम बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, ये कुल 10 ज़िले शामिल है। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन नहीं है? अजमेर ऑप्शन है, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा? अजमेर होगा। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है भी, अजमेर की अरावली अजमेर से गुजरती है, लेकिन अजमेर को इस परियोजना में शामिल नहीं किया गया है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 107वां कि क्षोभ मंडल में, जो वायुमंडल में अलग अलग परतें पाई जाती है, सबसे नीचे वाला मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल में है, जिसमें सर्वाधिक जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। तो इसमें क्या है कि सामान्य ताप पतन दर कितना है, यानी कि ताप कितना गिरता है, जितना ऊपर जाएंगे तो कितना ताप की दर में गिरावट आएगी। तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। प्रति 1000 मतलब 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे, प्रति 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो कितने? 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। और एक सामान्य तौर पे 2 फैक्ट और बता देता हूँ कि हम 165 मीटर यानी प्रति 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आएगी। और इसी प्रकार हम भूगर्भ में यानी भूमि के अंदर जाएंगे तो प्रति 32 मीटर पर 1 सेंटीमीटर तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न हमारा 108वां कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? किसके बारे में पूछ रहा है? खनिज और उनके उत्पादक क्षेत्रों के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये क्या असुमेलित पूछ रहे हैं कि कौन सा असुमेलित है? पहला गार्नेट या तांबड़ा के लिए राजमहल, बिल्कुल राजमहल टोंक है।
वो तांबड़ा या गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा पूछ रहा है कि पन्ना काला गुमान, बिल्कुल ये काला गुमान कहाँ पे है, राजसमंद में, ये भी हमारा सही है, पन्ना के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा पूछ रहा है कि पाइराइट सरवाड, नहीं ये प्रश्न हमारा गलत हो गया है। पाइराइट बहुत बार पूछा गया है, तो पाइराइट तो हमारा कहाँ पे पाया जाता है, सलादीपुर, कहाँ पे है, सलादीपुर, और सलादीपुर है कहाँ पे, सीकर में। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तीसरा हो गया, यानी कि पाइराइट सरवाड़ में न पाया जाकर सलादीपुर सीकर में पाया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो सरवाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है, अजमेर में है। चौथा ऑप्शन है घिया पत्थर ऋषभ देव, ये भी हमारा कथन वैसे सत्य है। यानी ऋषभ देव कहाँ पे, उदयपुर में, जो घिया पत्थर के लिए है। तो असुमेलित हमने देख लिया कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, ये भी असुमेलित पूछ रहा है। तो कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, बिल्कुल जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में है। कुल 3162 वर्ग किलोमीटर है, जैसलमेर में 1900 और बाड़मेर में 1262 है। दूसरा जोगनिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में है, ये भी कथन सत्य है। तीसरा ऑप्शन है सुनहरी कोठी टोंक, ये कथन सही नहीं है। ये पूछ रहे हैं सुनहरी कोठी सीकर, ये कथन गलत है। सुनहरी कोठी तो कहाँ पे है, टोंक में है। और चौथा ऑप्शन क्या है, मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पे, अलवर में, बिल्कुल ये कथन भी क्या है, सत्य है। तो एक और प्रश्न बता देता हूँ कि मुंशी महारानी की छतरी जो अलवर में, इसको और क्या कहा जाता है, 80 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। ये प्रश्न में बार बार पूछा जाता है। और इसको किसने बनाया था, विनय सिंह ने बनवाया था। अलवर के महाराजा थे विनय सिंह, इन्होंने महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानी नाम था रानी मूसी, उनके सम्मान में मूसी रानी की छतरी बनवाई थी। एक और पूछ लेते हैं प्रश्न बार बार कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है, तो ये 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। तो बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह ने इसको बनाया था। चलो आगे चले साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहे हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी, 10 मार्च 2019 को, 1 फरवरी 2019 को, 10 मार्च 2020 को और 1 फरवरी 2020 को। तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा 1 फरवरी 2019 को। ये जो शिक्षित बेरोजगार है उनके लिए योजना चलाई गई है कि इंटर्नशिप के माध्यम से 2 साल तक इनमें क्या एक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जिसमें पहले राशि थी लड़कों के लिए 3000 रुपये और लड़कियों के लिए 3500, जो अभी बढ़ा के लड़कों के लिए 3500 और लड़कियों के लिए 4000 रुपये कर दी गई है। चलो आगे बढ़े। ये पूछ रहे हैं कि पृथ्वी उपसौर की अवस्था में कब पहुंचती है, तो इसमें एक दो टर्म हम देख लेते हैं सामान्यतः। ये हमारा क्या है, सूर्य है, और इसके बाहर से क्या है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक है। ये अंडाकार या वृत्ताकार रूप में पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। तो यह एक ऐसी दशा होती है जब पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के एकदम नज़दीक होती है, एकदम नज़दीक होती है, उस अवस्था का क्या बोलते हैं, उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उपसौर। यानी उप का मतलब होता है पास होता है, तो पृथ्वी जब सूर्य के पास होती है, एकदम सबसे नज़दीक होती है, उस अवस्था में क्या बोलते हैं, उपसौर कहते हैं। और ये कब होता है, 3 जनवरी को। कब होता है, 3 जनवरी को होता है। और एक ऐसी अवस्था होती है जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है, तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। अप यानी दूर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपसौर। और ये अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को। कब होता है, 4 जुलाई को। तो जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है उसे उपसौर कहते हैं, ये 3 जनवरी को, और जो सबसे दूर होती है उसे अपसौर कहते हैं, यह है 4 जुलाई को होती है। तो हमारा प्रश्न क्या है, देख लेते हैं कि पृथ्वी उपसौर की अवस्था में कब आती है। तो हमने देखा उपसौर कब होता है, 3 जनवरी का, तो इसका आंसर हो गया जनवरी माह। एक दो प्रश्न और बता देता हूँ साथियों कि जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम नज़दीक होता है तो उसे उपभू कहते हैं, और जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है उसे अपभू कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है राजस्थान की। तो ये सिंपल सा प्रश्न है कि अमर सागर परियोजना जैसलमेर या राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, 113वां प्रश्न देखो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके IGNP की बात करें कि इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस परियोजना का पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल इसका पहले नाम क्या था, राजस्थान नहर था, और 1982 में इसका नाम बदल कर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया है। बिल्कुल नाम तो बदल दिया गया, IGNP रखा है, लेकिन यह 1982 में न करके 1984 में किया गया, इंदिरा गांधी की मृत्यु के समय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब पहला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा पूछ रहा है
कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल कितनी लिफ्ट नहरें, 9 लिफ्ट नहरें, ये कथन भी गलत है, क्योंकि इंदिरा गांधी में लिफ्ट तो कितनी है भाई, लिफ्ट नहरें तो टोटल 7 है, लेकिन इसकी जो ब्रांच या शाखाएँ हैं वो कितनी है, 9 है। तो इसने उल्टा करके पूछ लिया है कि लिफ्ट नहरें तो कितनी है, 7 है, और ब्रांच कितनी, 9, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तीसरा कथन है कि नहर की कल्पना सादुल सिंह ने की थी, यानी कि जो बीकानेर रियासत के अंतिम शासक थे सादुल सिंह, बता रहे हैं कि वो सबसे इनके मतलब इनके दिमाग की उपज थी। यह कथन भी गलत है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि IGNP की जो परियोजना की किसकी, बीकानेर के एक इंजीनियर थे, उनका नाम था कंवर सेन, कंवर सेन के दिमाग की उपज है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न भी गलत है। और देख लेते हैं IGNP कहाँ से निकलती है। हरि के सतलज और व्यास के संगम पे एक बनता है हरि के बिराज बांध, कौन सा, हरि के बिराज बांध, वहाँ से निकल के पंजाब में जाती है, फिर हरियाणा में जाती है और राजस्थान में। पहले ये मोहनगढ़ जैसलमेर तक परियोजना थी और अभी कहाँ तक, बाड़मेर तक कर दी गई है। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा है कि नहर हरियाणा से नहीं गुजरती, ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि हमने देखा ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों से गुजरती है। इसका मतलब है हमारे चारों ही ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन बता रहा है 1 2 3 4 चारों ही गलत है, बिल्कुल ये सही है। तो इसमें हमारा आंसर हो गया डी। नेक्स्ट चलते हैं। 114वां प्रश्न है कि संविधान की पंचायती राज व्यवस्था की 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही है। तो पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। दूसरा ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश 73वां संवैधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था। और चौथा ऑप्शन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। इनमें जो ऑप्शन नीचे वाले सेट नहीं हुए थे, इसलिए बोर्ड ने इस प्रश्न को भी क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। दोस्तों इसमें टोटल 8 प्रश्नों को डिलीट किया था बोर्ड ने। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वही प्रश्न वापस एक बार पूछ लिया, पहले अल्फिसोल का पूछा था और अब कौन सा पूछ लिया, बर्टिसोल का पूछ लिया कि बर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है। तो बर्टिसोल जो राजस्थान वाला जो दक्षिण पूर्व वाला यानी कि हाड़ौती वाला जो भाग है वहाँ पे पाई जाती है। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, दक्षिण पूर्वी भाग, सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो रहा है। 2-3 प्रश्न और बताते हैं साथियों, बार बार पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा बर्टिसोल के बारे में पूछते हैं। बर्टिसोल को एक और रेगूर नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, रेगूर मृदा को नाम से भी जानते हैं। और इसी को हम काली मृदा भी कहते हैं, क्या, काली मृदा भी कहते हैं। और इसी को हमें कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि कपास की कृषि के लिए उत्तम है, इसलिए इसे बर्टिसोल को रेगूर मृदा भी कहते हैं, काली मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। एक और प्रश्न पूछा गया है कि स्वतः कृषि करने वाली मृदा कौन सी है, ये भी काली मृदा है, क्योंकि पानी लगाने के बाद इसमें स्वतः क्या दरारें पड़ जाती है, तो बताया जाता है कि यह स्वतः कृषि या जुताई करने वाली मृदा है। 1-2 फैक्ट और बता देता हूँ साथियों कि काली मृदा में क्या है कि चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जल को क्या है ज़्यादा सोख नहीं पाती है, इसलिए प्रश्न बनता है कि न्यूनतम जल ग्रहण करने वाली मृदा कौन सी है, तो वो काली मृदा, क्यों, ज़्यादा पानी को ग्रहण नहीं कर पाती है। दूसरा प्रश्न आता है कि सर्वाधिक जल को धारण करने वाली, धारण यानी बनाए रखना, लंबे टाइम तक धारित किए हुए या फिर बनाए रखने वाली मृदा भी कौन सी है, काली मृदा है। ये 3-4 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है, कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित, क्या पूछ रहा है, नहीं है, कि ऐसी नदियां जो अपना जल किसी महासागर या सागर में नहीं गिराती है उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक अपवाह की नदियां कहते हैं। तो ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है और इसमें देख लेते हैं। काकनी नदी एक जैसलमेर से निकलती है, थोड़ी सी दूर आगे जाके भुज झील में गिर जाती है, ये आंतरिक अपवाह की है। दूसरी हमने देखा कि घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ी से निकल के आके और यहाँ पे सूरतगढ़, अनूपगढ़ आदि तक ख़त्म हो जाती है। अगर पीछे बाढ़ आती है तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक पानी चला जाता है, लेकिन यह मरुस्थल में सूख जाता है। तो यह भी आंतरिक अपवाह की होगी। और इसमें तीसरा ऑप्शन देखें, कौन सी देख ली हमने, काकनी देख ली, घग्गर देख ली, और पहले साबी देखें। तो साबी यहाँ से निकल के उत्तर में हरियाणा के पास से पटौदी के पास जाके ये भी समाप्त हो जाती है। तो ये भी क्या आंतरिक अपवाह की है। लेकिन ये उसका इसमें ऑप्शन है सागी नदी, ऑप्शन डी है सागी नदी। यह है लूणी की सहायक नदी है, किसकी, लूणी की। और लूणी आगे जाके अपना जल कहाँ पे गिराती है, कच्छ के रण में, जो अरब सागर में गिरती है। इसका मतलब सागी नदी का पानी अरब सागर में गिरता है, इसलिए यह आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी सही हो गया।
नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहे हैं 117वां, कौन सा 117वां प्रश्न पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के निम्न में से कौन सी झील शामिल नहीं है। साथियों ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम क्या है, इसमें कौन कौन सी झीलें शामिल हैं। तो यह 2001 से चलाया गया कार्यक्रम है, जो पर्यावरण व वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है 2001 से, और 2016 से केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात इसमें 60:40 कर दिया है। पहले ये अनुपात 70:30 था। और इसकी कार्यान्वयन एजेंसी यानी कि इसकी नोडल एजेंसी लागू करने वाली एजेंसी है स्थानीय स्वशासन विभाग, ठीक है। और राजस्थान की इसमें कितनी जिले शामिल की गई है, 6 जिले शामिल की गई है। पहली इसमें राजस्थान की कितनी जिले शामिल की गई है, 6 जिले शामिल की गई है। पहली कौन सी देख लेते हैं, फतेह सागर। फतेह सागर कहाँ पे है, उदयपुर में। दूसरी देख लेते हैं पिछोला झील, ये भी कहाँ पे है, उदयपुर में। तीसरी है आना सागर झील, कौन सी, आना सागर, ये कहाँ पे है, अजमेर में। चौथी है पुष्कर झील, ये कहाँ पे है, अजमेर में। पांचवी कौन सी है, नक्की झील सिरोही में। और छठी झील है मानसागर झील जयपुर में। तो ये टोटल कितनी जिले हैं, 6 जिले हैं। कौन कौन सी है, फतेह सागर है, पिछोला है, आना सागर है, पुष्कर है, नक्की झील है और मानसागर है। तो इन ऑप्शन में से हमारी कौन सी सेट नहीं हो रही, राजसमंद झील सेट नहीं हो रही। इसका मतलब हमारा उत्तर कौन सा हो गया, डी हो गया। ये आपको 6 जिलें याद रखनी है। और 2001 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। 118वां प्रश्न क्या बता रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी सिंचाई परियोजना के बारे में असुमेलित पूछ रहे हैं। बिलास परियोजना 12 में, ये भी सही है। चोली परियोजना डूंगरपुर, नहीं, ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि चोली परियोजना तो कहाँ पे है, झालावाड़ में है। तीसरा पांचना करौली, ये भी सही है। और चौथा गरदड़ा बूंदी, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 119वां, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में नहीं बोई जाती। ये प्रश्न पहले माउट से मिला जुला ही है कि रबी की फसल कौन सी है या नहीं है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि रबी की फसल में बोई जाती है। हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। हमने पढ़ा था कि मावट रबी की फसल के लिए लाभदायक है, जिनमें सरसों, चना और गेहूँ मुख्य फसलें हैं। तो रबी की फसल में पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, चना। बाकी मूंगफली, तिल और सोयाबीन ये कैसी हैं, खरीफ की फसलें हैं। आगे चलें, औद्योगिक पार्क के बारे में ये क्या है, असुमेलित पूछ रहे हैं, यानी सुमेलित नहीं है। कि चमड़ा पार्क अचरोल जयपुर, ये पहला ही हमारा प्रश्न गलत हो गया, क्योंकि चमड़ा पार्क तो कहाँ पर है भाई, ये है मानपुरा माचेड़ी जयपुर में है। दूसरा पूछ रहा है जापानी पार्क नीमराणा अलवर, ये भी सही है। तीसरा पूछ रहा है स्टोन पार्क धौलपुर, ये भी सही है, जहाँ लाल पत्थर निकलते हैं। और चौथा पूछ रहा है होजरी पार्क चौपंकी, बिल्कुल ये भी सही है। ये कहाँ पे है चौपंकी, भिवाड़ी अलवर में है। चलो नेक्स्ट चले, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न कौन सा हो गया, ए ऑप्शन चमड़ा पार्क अचरोल न होकर मानपुरा माचेड़ी जयपुर है। 121वां प्रश्न है कि बांध और संबंधित जिलों के बारे में क्या पूछ रहे हैं, असुमेलित पूछ रहे हैं, यानी कि सही नहीं है। तो गोसुंडा बांध चित्तौड़, ये बिल्कुल सही है। हिंगोनिया बांध जयपुर, ये भी सही है। पांचरम बांध करौली, ये भी सही है। लेकिन मोरा सागर बांध है टोंक में न होकर कहाँ पे है, ये सवाई माधोपुर में है। कौन सा बांध, मोरा सागर बांध कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी सही हो गया। आगे चलें, कि जनजातीय क्षेत्र में सुमेलित नहीं है। तो इस ऑप्शन इसमें एकदम बिल्कुल सटीक नहीं बैठने के कारण बोर्ड ने इस प्रश्न को भी क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। चलो आगे चलें दोस्तों, हस्तशिल्प कला और उससे संबंधित स्थान के बारे में क्या पूछ रहे हैं, असुमेलित पूछ रहे हैं। कि बंदेज जयपुर का, बिल्कुल ये भी सही है। कि सांगनेर बगरू का बंदेज और प्रसिद्ध है। दूसरा मसूरिया साड़ी कैथून कोटा, ये भी सही है। तीसरा कि लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़, ये भी सही है। और चौथा तारकसी का काम उदयपुर, ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि तारकसी के जेवर तो कहाँ के प्रसिद्ध है, नाथद्वारा के प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और एक प्रश्न और बता देता हूँ कि पूरे विश्व में पूरे विश्व में एकमात्र विभीषण जी का मंदिर है। विभीषण जी कौन से, जो रावण के भाई थे, उनका मंदिर कहाँ पे है, वो है कैथून कोटा में है, ठीक है। आगे चले, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया था, ऑप्शन डी सही हो गया। चलो आगे चलें, कि चंबल और माही सुगंधा किसकी किस्में हैं। तो ये किसकी है, चना, सरसों, चावल और गन्ना। तो ये हमारी किसकी है, चावल की है, ठीक है। एक दो आपको और ध्यान रखनी है, ये प्रश्न आ जाता है अगर माही सुगंध आता है तो चावल की है, क्योंकि चावल में से क्या आती है, सुगंध आती है, इसे याद रखना है। लेकिन अगर पूछ ले माही कंचन और माही धवल ये किसकी है, तो ये हमारे मक्का की है। कौन सी, माही कंचन और माही धवल।
साथियों में जो बीच बीच में प्रश्न बता रहा हूँ ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न बता रहा हूँ। इसका मतलब आपके इस पेपर के साथ साथ दूसरे पेपर का भी एनालिसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको एक कॉपी पेन में लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं, ये भी असुमेलित पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो किस बारे में, ऊर्जा स्रोत के बारे में। साथ ही एक प्रश्न और आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा हिंदी का बीच में, ये जो इन्होंने स्रोत शब्द लिखा है ना, स्रोत शब्द अशुद्ध माना जाता है व्याकरण की दृष्टिकोण से। आपको लिखना है हमेशा स्रोत, क्या लिखना है, स्रोत लिखना है, स्रोत शब्द शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो कौन सा स्रोत है जो ऊर्जा के संबंध में असुमेलित है, तो हम पहला देख लेते हैं। जैसलमेर पवन ऊर्जा संबंधित, बिल्कुल सही है। रावतबाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये भी सही है। गोरीर है, ये कहाँ पे है, अभी गोरीर पहला प्रश्न आता है, तो गोरीर है झुंझुनू में, ये भी सौर ऊर्जा संयंत्र है। और गिराल भूतापीय ऊर्जा, पहली दफ़ा तो हमें लगेगा भूतापीय ऊर्जा सही है, लेकिन नहीं है, क्योंकि गिराल में तो कैसी है, तापीय ऊर्जा है। हम पढ़ते हैं कि लिग्नाइट कोयले का संयंत्र है गिराल में, तो कोयले से जहाँ ऊर्जा उत्पादन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तापीय ऊर्जा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। आगे चलें कि डेगाना बाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। डेगाना बाकरी ये कहाँ पर है भाई, नागौर में है, और ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। कि सर्वाधिक उस ताप वाली, यानी जिसका क्या बोलते हैं, उस ताप या क्वथनांक बोलते हैं शायद, तो सर्वाधिक क्वथनांक वाली धातु कौन सी है, टंगस्टन माना जाता है। 3400 से 3600 डिग्री सेल्सियस तक बोलते हैं कि जो बल्ब का, जो पुराने बल्ब आते थे उनके अंदर जो तार लगा होता था, फिलामेंट बना होता था, वो टंगस्टन का ही था। तो टंगस्टन की भारत की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है, डेगाना बाकरी, नागौर में है। इसके अलावा एक दो आपको याद रखनी है, नाना कराब, पाली और वालदा सिरोही। चलो आगे प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए हैं, तो ये आर्थिक समीक्षा से प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या है, 6 जिले। कितने, 6 जिले। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। काटकर जलाकर, इसका मतलब किसका प्रकार है, स्थानांतरित कृषि को ये बोल रहा है, और राजस्थान में उसे क्या बोलते हैं, वालरा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वालरा कहते हैं। इसके अलावा दो नाम और हैं कि चिमाता है, दजिया है, ये जैसे कि मैदानी पहाड़ी इस क्षेत्र के बारे में बात अलग अलग बोला जाता है इसको, स्थानांतरित कृषि को, ठीक है। कछाऊ क्या भाई, कछाऊ आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये थोड़ा सा बहुत टेढ़ा प्रश्न पूछा बोर्ड ने, खैर फिर भी हम देख लेते हैं। प्रश्न है कि 129वां, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, यह कथन बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, ये सही है। दूसरा है केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान, केंद्रीय फसल रोपण शोध संस्थान, ये भी सही है, कासरगोड में। तीसरा पूछ रहे केंद्रीय कॉफ़ी शोध संस्थान, ये बेल्लारी में नहीं है भाई, ये बेल्लारी में नहीं है, एक दूसरी जगह है, अभी नाम याद नहीं रहा, कर्नाटक में, वहाँ पे ही है, ठीक है। और चौथा है कि केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री, ये कथन भी हमारा सही है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है, सी है, और ये पूछ रहे तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया, ठीक है। इसमें एक और देख लीजिए तो दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन है केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान, ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में सही है। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि केंद्रीय तंबाकू बोर्ड कहाँ पे है, तो केंद्रीय तंबाकू बोर्ड है गुंटूर, और गुंटूर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। एक दो प्रश्न और आपको याद रख लेना है कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। चलो आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 130वां, ये भी आर्थिक समीक्षा से पूछा गया प्रश्न है कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन, क्या वो सकल राज्य मूल्यवर्धन और 2020-21 में कौन सी वर्तमान कीमत यानी प्रचलित कीमत पर कितने प्रतिशत योगदान किसका, कृषि और संबंधित क्षेत्र का है, पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कितना प्रतिशत है भाई, 29.77%। कितना है भाई, 29.77 है। आगे चलें। राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि की है, कि किस फसल ने सर्वाधिक वृद्धि की है, तो वो है तोरिया और सरसों। तो सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है भाई, सेवर भरतपुर में है। चलो आगे चलते हैं। 132वां प्रश्न कि जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है,
तो इसमें मुझे पता नहीं क्यों डाउट लगा था कि मैंने आज तक जो भी बुक्स पढ़ी है उसमें राजस्थान का छठा स्थान बताया जा रहा है, लेकिन बोर्ड ने इसको चौथा माना है। ठीक है, खैर हम इस बार इसे एक बार चौथा ऑप्शन मान लेते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा हो गया, सी सही हो गया। बोर्ड ने इस फाइनल आंसर के में भी इसको चौथा माना है, पता नहीं क्यों। खैर आगे चलें कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति की बारे में बात करें तो ये कि कब लागू की गई थी। ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, 17 दिसंबर 2019। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से मावठ, ये लो साथियों, बार बार पूछा जा रहा है। मैंने कहा था ना कि पश्चिमी विक्षोभ है और मावठ है, ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसमें कौन सी फसल को लाभ नहीं पहुंचता है, तो कौन सी फसल को हमने देखा था, रबी की फसल को लाभ पहुंचता है। और रबी में कौन सी शामिल नहीं है, तो चना, गेहूँ, मूँगफली और सरसों। तो मूँगफली नहीं है भाई, क्योंकि हमने देखा मूँगफली कैसी है, खरीफ की फसल है। चलो आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है। गरीबों हेतु बीमा से, SC/ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से, SC/ST हेतु स्वास्थ्य सुविधा से और नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी से। तो इसमें कौन सा है, SC/ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से संबंधित है जीवन धारा योजना। आगे चलते हैं साथियों, थोड़े बने रहना, पर्सन थोड़े ही हो रहे हैं, हम कंप्लीट करेंगे जीके वाला पोर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है, यानी कि राजस्थान में कुछ उपक्रम तो राजस्थान के और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, ये कथन बिल्कुल ये राजस्थान का है। दूसरा, राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना नागौर, ये भी राजस्थान का है। तीसरा, सांबर साल्ट लिमिटेड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। सांबर साल्ट लिमिटेड की होती है 1964 में स्थापना और यह सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित है। चौथा और देख लेते हैं, गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, ये भी राजस्थान की एक उपक्रम है। आगे बढ़े कि गांधी जी ने हिंद स्वराज, कौन सी पुस्तक है, हिंद स्वराज को कब लिखा था भाई, तो ये इन्होंने लिखा था 1909 में। कब है, 1909 में। और पार्लियामेंट अधिनियम भी कब आया था, 1909 में ही आया था। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, एक RS लेवल का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो ये इसमें वो आंसर है कि मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। कौन सा, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। आगे चलते हैं, पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। कहाँ पे है भाई पटुओं की हवेली, जैसलमेर में है। तो उसका निर्माण करवाया था गुमान चंद ने। किसने, गुमान चंद ने। आगे चले, आसिंद भीलवाड़ा में निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है, यानी आसिंद भीलवाड़ा। तो आसिंद किससे संबंधित है भाई, देवनारायण जी से, मल्लीनाथ जी से, मेहा जी से और रामदेव जी से। तो इसमें आसिंद भीलवाड़ा देवनारायण जी से संबंधित है। ये गुर्जरों के लोक देवता माने जाते हैं और लीलाधर इनके घोड़े का नाम था। ठीक है, आगे बढ़े। 141वां प्रश्न वेदिकाल से पूछा है, अच्छा प्रश्न पूछा है भाई कि होता कौन होता था, कि होता था कि ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, होता कहलाता था। पहले में हो गया हमारा बी। दूसरा है कि उद्गाता, गाता यानी गाने वाला। तो गाने वाला ग्रंथ कौन सा है, संगीत वाला, सामवेद है। तो सामवेद के छंदों का गायन करने वाला क्या कहलाता था, उद्गाता। दूसरा हमारा हो गया सी। तीसरा देखें कि अध्वर्यु कौन होता था, तो यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला क्या कहलाता था, अध्वर्यु। तो हमारा इसमें डी। और उसके बाद में है चौथा कि पुरोहित कौन होता था, तो पुरोहित होता था यज्ञ संपन्न करने वाला पुरोहित ही पुरोहित कहलाता था। तो इसमें हमारा कौन सा हो गया, ए। तो कौन सा ऑप्शन हम देख रहे हैं, सेट बैठ रहा है हमारा BCDA। कौन सा, BCDA, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे भाई। तत्ववाद्य, तत्व मतलब जो तार से ध्वनि क्रिएट करता हो उसे तत्ववाद्य कहते हैं। ऑप्शन है सतारा, मोरचंग, रबाज, बांकिया। अगर जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसने सबसे पहले क्या लगाया होगा, सतारा लगाया होगा, लेकिन ये क्या है, गलत है। इसमें तार दिखता है, इसका मतलब ये तत्ववाद्य नहीं है। इसका ऑप्शन है रबाज। साथ ही यहाँ पे दो प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं, एक तो सतारा और एक सुरमंडल। ये दोनों अपवाद सामान्यतः और बार बार पूछे जाते हैं। अगर सतारा में तारा दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये तत्ववाद्य नहीं, ये सुशीर वाद्य है। कैसा, सतारा सुशीर वाद्य है। दूसरा एक और प्रश्न बार बार पूछा गया है कि सुरमंडल, तो पहली दफ़ा में ऐसा लगता है कि सुरमंडल है सुशीर वाद्य, लेकिन यह कैसा है, तार है, तत्ववाद्य है। तो ये दोनों उल्टे हैं, सतारा तो है सुशीर वाद्य और
और सुरमंडल कैसे हैं, तत्वाद्य हैं। इसके अलावा मोरचंग और बांकिया भी कैसे हैं, सुशीर है। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि जो हमारी चित्रकला स्कूलें और उनसे संबंधित शैलियाँ थी उनके बारे में ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन से इसकी उपशैलियाँ शैलियाँ नहीं थी। तो मेवाड़ स्कूल की नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियाँ, ये बिल्कुल सही है। पूछ रहा है किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ ये मारवाड़ स्कूल का भाग थी, ये भी सही है। तीसरा कि कोटा और बूंदी जो शैलियाँ हैं वो किसका, हाड़ौती स्कूल का भाग है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। चौथा पूछ रहा है चावंड और उदयपुर शैली ये ढूंढाड़, नहीं ये कथन गलत है, क्योंकि ढूंढाड़ तो हमारा कौन सा जयपुर वाला क्षेत्र कहलाता था ढूंढाड़, और चावंड और उदयपुर तो ये किसका भाग है, मेवाड़ शैलियों के भाग माने जाते हैं। चलो आगे चले, हमारा इसमें कौन सा, डी ऑप्शन सही हो गया। आगे चलें, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई। इसमें भी मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा डाउट लगा, क्योंकि मैंने जितनी भी बुक्स वगैरह पढ़ी उसमें 1918 में स्थापना दे रखी थी, लेकिन बोर्ड ने इसमें क्या आंसर माना है, 1919 है। तो हमें एक बार के लिए क्या 1919 ही मानना है। ठीक है, आगे बढ़े। पूछ रहे हैं कि अभिलेख जो प्रतिहार शासक है कुक्कू की आबिरों पर विजय का दावा करता है, यानी सीधा सी बात पूछ रहे हैं कि कुक्कू का उल्लेख कौन से अभिलेख में हमें मिलता है। तो ये कौन सा है, घटियाला अभिलेख में। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और एक बार प्रश्न और पूछा था कि घटियाला अभिलेख की भाषा कैसी थी भाई, तो ये संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और किसका उल्लेख मिलता है, शासक कुक्कू का। चलो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों इसमें ऐसे ऐसे शासक दिए गए जो शायद हम सामान्यतः नहीं पढ़ते हैं, तो ये एक दो प्रश्न ऐसे हर पेपर में आ जाते हैं। खैर इसमें इस बोर्ड ने क्या माना है, क्रमशः माना है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये इनका क्रम रहा है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा सही रह जाता है। पहला कौन सा, राव सिहा, दूसरा राव अस्थान, तीसरा राव दूहड़ और चौथा राव रायपाल। ठीक है, ये इनका क्रम इसी प्रकार था। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मिलान करना है कि राजस्थान के जो प्राचीन क्षेत्र है और आधुनिक काल में यानी वर्तमान समय में कौन से जिले इस क्षेत्र में थे। तो अनंत गोचर किसको कहते थे, सिक्कर को कहते थे पहले। ठीक है, और स्वर्णगिरी किसको कहते थे, जालोर को। ठीक है, और कांठल किसको कहते थे कि प्रतापगढ़ में जो माही नदी वाला जो बेसिन है उसको क्या बोलते हैं, कांठल कहते हैं। और अर्बुद क्षेत्र किसको कहते हैं, सिरोही। सिरोही का प्राचीन क्षेत्र क्या कहलाता था, अर्बुद कहलाता था। इसलिए सिरोही में माउंट आबू में अर्बुदा माता का मंदिर भी है, और उसे हम क्या बोलते हैं, राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 147 में 4 3 2 1। तो देख लेते हैं कौन सा सेट बैठ रहा है, 4 3 2 1 हमारा पहला ही ऑप्शन सेट बैठ रहा है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहे हैं कि सुमेलित करना है, कुछ लेखक दे रखे हैं और उनकी कृतियाँ भी दे रखी है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जयानक ने निम्न में से कौन सी किताब लिखी है। तो दयानक देख लेते हैं, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी है, जयानक ने लिखी है। दूसरा देख लिया, नयन चंद्र सूर्य ने। जो महान जो काव्य होते हैं वो हम किससे पढ़ते हैं, नयनों से पढ़ते हैं। तो कौन सी होगी, नयन चंद्र सूर्य की हमीर महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर ने कौन सी लिखी थी, सुरजन चरित्र। कौन सी लिखी थी विचंद्रशेखर ने, सुरजन चरित्र। और उसके बाद में लास्ट है कि हरिभद्र सूरी ने कौन सी लिखी थी, समराइच्छा। तो हमारा कौन सा हो गया, 3 1 4 2। देख लेते हैं किसमें, 3 1 4 2 दूसरे में, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलो नेक्स्ट बढ़े। अच्छा प्रश्न पूछा है कि हेलरू संस्था का संबंध किससे है, गरासिया जनजाति से, सहरिया जनजाति से, भील जनजाति से और मीणा जनजाति से। तो ग्रासिया जनजाति के विकास कार्य के लिए एक सहकारी संस्था बनाई गई है जिसका नाम क्या है, हेलरू है। तो इसका मतलब है हेलरू संस्था का संबंध किससे है, ग्रासिया से। और ग्रासिया कहाँ पे मुख्यतः पाए जाते हैं, सिरोही में। कहाँ पे भाई, सिरोही में ग्रासिया पाई जाती है। और नक्की झील इनकी पवित्र झील मानी जाती है। चलो आगे बढ़े। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। हेला ख्याल के बारे में पूछ रहे हैं, ये कहाँ का है, भीलवाड़ा अजमेर, सीकर झुंझुनू, जोधपुर बीकानेर और दौसा सवाई माधोपुर। तो हम सामान्यतः पढ़ते हैं कि हेला ख्याल कहाँ का है, लालसोट दौसा और सवाई माधोपुर का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। और इसमें एक दो प्रश्न और आपको बता देता हूँ। हेला ख्याल के प्रवर्तक शायर हेला माने जाते हैं और इसमें नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किसका, नौबत का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लोकनाट्य से पूछा गया है कि चार बेत लोकनाट्य कहाँ का है। तो चार बेत कहाँ का भाई,
टोंक का है। मूलतः तो चारबेंत कहाँ का है, अफगानिस्तान का है, ठीक है। और राजस्थान में नवाब फैजुल्ला खां के टाइम में करीम का निहंग द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। और इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, डफ वाद्य यंत्र का। किसका भाई, डफ का। हमने अभी पहले देखा कि हेला ख्याल में किसका, नौबत का, और चार बेत में किसका, डफ का प्रयोग करते हैं। और चार बेत कहाँ की फेमस है, टोंक की है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के हस्तशिल्प के बारे में पूछा है कि अजरक प्रिंट कहाँ का है। क्या पूछ रहा है, अजरक प्रिंट। तो अजरक प्रिंट तो हमारा कहाँ का भाई, बाड़मेर का। हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, चार में, सॉरी पहले में चार। दूसरा पूछ रहे हैं कि जाजम प्रिंट कहाँ का है। तो जाजम प्रिंट तो कहाँ का भाई, चित्तौड़ का है, दो। और उसके बाद में पूछ रहे हैं पिछवाइयाँ कहाँ की है। पिछवाइयाँ तो भाई कहाँ की है भाई, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और चौथा दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट कहाँ का है, आकोला का। तो एक और तीन, तो हमारा हो गया 4 2 1 3, 4 2 1 3, पहला ही ऑप्शन हमारा इसमें सही हो गया। नेक्स्ट बढ़े कि मरुवाणी क्या है। जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, या फिर प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है। तो ये क्या है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी, ठीक है। एक और अभी राजस्थानी भाषा का सबसे पहले शब्दकोश किसने तैयार किया था, सीताराम लालस ने। चलो आगे बढ़े कि डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी। कौन सी बाड़ी है भाई, नौलखा बावड़ी। तो ये बनवाई थी प्रेमल देवी ने। कि डूंगरपुर के शासक थे आस्करण और उनकी पत्नी थी प्रेमल देवी, इन्होंने बनाई थी नौलखा बावड़ी। एक और आपको ध्यान रखना है, ऐसे में प्रश्न पूछा था कि रानी नाथावती ने किस बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो इसने किस, रानी जी की बावड़ी का। कौन सी बावड़ी, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, नाथावती ने करवाया था। और यह कहाँ पे, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। बूंदी के शासक थे अनिरुद्ध सिंह और उनके पत्नी थी नाथावती, और उन्होंने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलो आगे बढ़े कि कौन सा दुर्ग धानवंत श्रेणी में रखा जाता है। धानवंत श्रेणी किसी के रेत की टिल्लों यानी मरुस्थल के बीच में जो बसा हुआ दुर्ग है उसे हम धानवंत श्रेणी में कहते हैं। पहला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यह तो मैसा पर्वत पे है, इसका मतलब गिरी दुर्ग का उदाहरण है ये। दूसरा गागरोन दुर्ग, ये तो आहू और काली सिंध के मध्य, इसका मतलब जल दुर्ग का उदाहरण है। तीसरा मेहरानगढ़ दुर्ग, यह तो चिड़िया टोंक पहाड़ी जोधपुर में स्थित है, इसलिए यह भी गिरी दुर्ग का उदाहरण है। चौथा है सोनारगढ़, ये बिल्कुल कहाँ पे, रेतीले दौरों के बीच में जैसलमेर में स्थित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, धानवंत दुर्ग में की श्रेणी में ये शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है। कि गणेश्वर सभ्यता के पूछ रहे हैं, तो ये है घग्गर नदी, लूणी नदी, कांतले नदी या बनास नदी। तो ये कहाँ पे, शेखावाटी में कांतले नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है। इसे ताम्रवती सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। और RC अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। एक प्रश्न और हाल ही में पूछा था कि कहाँ पर ईंटों के अवशेष नहीं मिलते यानी कि पत्थरों का प्रयोग किया गया है, तो वो कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इजलास खास की स्थापना किसने की थी। यह एक प्रकार का न्यायालय था। और कवि श्यामल दास आपने पढ़ा होगा, श्यामल दास ददीबाड़िया, तो उनकी सलाह पे महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खान की स्थापना की थी भाई। आगे बढ़े, प्रश्न है कि बम्बलू, लिखमादेसर, पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में एक संप्रदाय है जो अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, कत्रियासर में। कौन सा है भाई, विष्णु संप्रदाय है, या निम्बार्क है, या रामसनी, या जसनाथी है। तो वो कौन सा है भाई, जसनाथी संप्रदाय है। तो जसनाथी संप्रदाय के मुख्य पेड़ तो कहाँ पे है भाई, कत्रियासर बीकानेर में है। इसके अलावा इनकी 5 पीठें और है, जो एक बोल देता हूँ, मालासर, लिखमादेसर, पूनरासर, बम्बलू। ये 4 तो कहाँ पे, बीकानेर में, और 5वीं है पांचला सिद्धा नागौर में। ये किन की है, जसनाथी संप्रदाय की है भाई। और अग्नि नृत्य इनका प्रसिद्ध है। आगे बढ़े कि राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस तारीख को यानी किस सन को लागू हुआ था। तो ये 2012 को लागू हुआ था भाई, 1 अगस्त 2012 को राजस्थान का में सुनवाई का अधिकार अधिनियम। और यह अधिनियम लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य था पूरे भारत में, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे। हमें ध्यान रखना कब का पूछ रहे हैं, 1857 क्रांति के समय पूछ रहे हैं। तो धौलपुर के शासक थे उदयबान सिंह, राम सिंह, कीरत सिंह या भगवंत सिंह। तो हमारे यहाँ पे उत्तर होगा भगवंत सिंह। उदयबान सिंह तो कौन से थे, जब हमारा राजस्थान का एकीकरण चल रहा था उस समय उदयबान सिंह थे। और हमारा जो एकीकरण का प्रथम चरण था मत्स्य संघ, उनके ये राज प्रमुख बनाए गए थे। तो खैर साथियों, ये हमारा वीडियो का जो जीके वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया।
आप और भी सभी पेपर का एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। आपकी जो भी सलाह सुझाव होगी वो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच।